नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ तक के खास शो साप्ताहिक सभा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की, जो बस अब कुछ ही हफ्ते दूर रह गए हैं। गठबंधनों के बीच सीटों के दावे और बैठकों के सिलसिले जारी हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। ऐसे में आज की स्थिति क्या है? बिहार में इस बार कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? ये जानने समझने के लिए हमारे साथ हैं बेहद वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सतीश के सिंह। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी। सर, अगर एक ताजा घटनाक्रम पर बात करें तो हाल में ही महागठबंधन की एक बैठक हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। उस बैठक की निटी-ग्रिटीज तो अपनी जगह, लेकिन आरजेडी के सूत्र कह रहे हैं कि 140 से कम पर नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है 55-60 से कम पे दावा नहीं ठोकेंगे। वीआईपी की शक्ल में एक नई पार्टी है। माले का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था पिछली बार, तो वो सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पशुपति पारस की पार्टी भी लाइन में है। तो क्या ये महागठबंधन के अंदर एक पार्टियों का महागठबंधन जो है ये इतना महा हो जा रहा है कि यहां सीट बंटवारे को लेकर आपको कोई सिर फुटअव्वल की स्थिति नजर आ रही है? देखिए, हमें लगता है कि जो कांग्रेस ने अपने में दम भरने की कोशिश की बिहार में, हम्म। तो निश्चित बात है कि वो अपना थोड़ा सा दावा ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन जो है कोई महाझंझट में बदल जाएगा। हम्म। हमको लगता है ये हर चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे में ये गठबंधनों में होता है और हर जगह होता है। एनडीए में कम उलझन नहीं है। हम्म। लेकिन गठबंधन में हमें तो पहले लग रहा था कि आरजेडी कांग्रेस साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, इस तरह की चीजें। लेकिन अब लगता है कि जो संकेत भी मिल रहे हैं कि सीटों के दावे तो होंगे, लेकिन हम्म। इनका वो दावा मतलब हमको लगता है ये लोग सुलझा ले। नहीं, यही मेरा अगला सवाल था कि राहुल गांधी जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और उनका बड़ा फोकस भी नजर आता है, वो जब जाते हैं तो दलित हॉस्टल में जाते हैं, दशरथ मांझी के परिवार से मिलते हैं, तो एक दलित पॉलिटिक्स बिहार की, उस पर उनका बड़ा फोकस भी नजर आ रहा है। आप इसे महागठबंधन के लिए एक प्लस के तौर पर देखते हैं, या कांग्रेस अपनी इंडिविजुअल सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल करेगी? आप इसे ऐसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दृष्टि से ये काम कर रही है। बिहार में इसका तात्कालिक कितना फायदा उनको मतलब कांग्रेस पार्टी को होगा, ये कहना बेहद मुश्किल है कि उसके लिए बहुत अच्छा संगठन भी जमीन तक होना चाहिए। वो थी तो कांग्रेस की ही जमीन, लेकिन उसी पे बाकी पार्टियां काबिज हुई, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं भी सुनता हूं, वहां से लोग बताते हैं कि प्रयास चल रहे हैं। लेकिन अगर ये कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाता है, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार आएंगे उनको फायदा तो थोड़ा बहुत पहुंचाएगा ही। और ये निश्चित रूप से महागठबंधन अपना अगर आकार ले लेती है ही, सीटों के समझौते हो जाते हैं, तो ये महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगी। एक चीज हमें देखना होगा कि जो दलित वोटों का जहां तक बात है, तो दो तीन लोग ऐसे हैं एनडीए में जो खास खास जातियों के नायक हैं। और एक तरफ पासवान जी हैं, चिराग पासवान है, एक तरफ मांझी जी हैं। तो उस लिहाज से भी अगर देखें, तो अगर वो जो है वो कांग्रेस जिस तरह से आउटरीच कर रही है, तो वो वोट उस तरफ से कुछ लाने में मदद करेगी। और एक भी वोट महागठबंधन को दलित समुदाय का उस ढंग से आता है, तो ये महागठबंधन को फायदा होता है। रीजन एक और है कि जैसे आरजेडी है, आरजेडी को के बारे में आप भी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गरीबों का उनको वोट तो मिलता है, लेकिन जिस तरह से जातिग्रस्त समाज है बिहार का, उसमें वो अभी भी मोटे तौर पर एम वाई मुस्लिम यादव के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इसलिए अगर उसमें कांग्रेस कुछ ऐड कर रही है, ला रही है, तो ओवरऑल ये महागठबंधन को फायदा होना चाहिए। ये काफ़ी अहम बात है। अ, सर, एक सवाल जो बार-बार उठता है जब भी बिहार पर बात करते हैं हम आपसे भी, या कोई भी चर्चा होती है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है। अभी पिछले दिनों भी एक घटना हुई, गमले की घटना, जो जिसका बार-बार ज़िक्र तमाम जगहों पर हो रहा है। मैं यहाँ पर एक सी वोटर के
अप्रैल महीने में हुए एक सर्वे का हवाला देना चाह रहा हूं जिसमें तेजस्वी यादव और सीएम की पहली पसंद कौन, ये एक सर्वे था जिसमें तेजस्वी यादव 36% पर थे और नीतीश कुमार सिर्फ 15% पर थे। और हैरानी की बात यह है कि प्रशांत किशोर 17% पर थे, यानी प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम से ऊपर हैं रैंकिंग में सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। आपको लगता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है, कुल मिलाकर उन्हें लेकर बन रही इमेज, ये एक जेडीयू के लिए निजी तौर पर और एनडीए के लिए एक गठबंधन के तौर पर एक चिंता का सबब है? निश्चित रूप से देखिए, जो उलझने हैं, जो विरोधाभास है एनडीए में, नीतीश के नीतीश को प्रोजेक्ट किया जाए मुख्यमंत्री के रूप में, नीतीश को साथ रखा जाए, साथ रखना उनका मजबूरी है, प्रोजेक्ट करना एक उलझन है। और ये निश्चित सी बात है कि जो मैं अभी 8 दिन 7 दिन घूम के आया हूँ बिहार में, हालांकि वहां तो अभी कोई राजनीतिक माहौल मुझे दिखा नहीं। आमतौर पे जो दिखता है वो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, अभी महीनों दूर है चुनाव। लेकिन ये बात पक्की है कि सब लोगों से आप सुनिएगा कि नीतीश जी, चलो जी नीतीश जी हमारे नेता हैं, नीतीश जी ने ये, नीतीश जी के विरोध में कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश जी को जनता इस मामले में रिजेक्ट कर चुकी है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पता नहीं उनके ऊपर किसका कंट्रोल है, पता नहीं कैसी कैसी वो घटनाएं घटनाएं कर देते हैं। तो ये इस चलते जो है वो नीतीश जी, मतलब हम समझते हैं कि वो जनता का जो एक पॉपुलर माइंडसेट है उससे इस लिहाज से उतर गए, नंबर एक। नंबर दो ये भी है कि अ, जो तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव जैसे ही पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, दूसरी बार भी बन गए, उसके बाद ही उनको एक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा। वो तो लगभग सरकार बना चुके थे पिछले चुनाव। तो अब भले ही वो उतना ज्यादा, जितना एक्टिव होना चाहिए उतना हमें नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कि वो एक्टिव इधर 1 साल से रहे हैं। लेकिन क्या है कि बाय डिफॉल्ट नीतीश जी के नीचे जाने का ये फायदा तो तेजस्वी को निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि देखिए मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, प्लस कांग्रेस है उसका है, फिर कम्युनिस्ट है, और ये सब मिला के का जो वोट चंक है या वोट बैंक है बड़ा हो जाता है। एनडीए जो है कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एनडीए जो है वो एक रैगटैग कॉलिशन है, इस जाति का उस जाति का, इधर का ये नेता वो नेता, छोटी छोटी पार्टियां। और जेडीयू का जो सेहत पहले था, नीतीश जी की सेहत में गड़बड़ी के कारण अभी वहां बहुत उलझन की स्थिति है। और ये उलझन फिर भाजपा के ऊपर भी है कि भाजपा अंदर से तो वो चाहती है कि उसका कोई अगला बार चुनाव जीत के मुख्यमंत्री हो जाए बीजेपी से, वो अंदर से चाहती है। हो सकता है वो चिराग को भी आगे बढ़ा रही हो या बढ़ रहे हो इस लिहाज से, लेकिन ये नीतीश जी का डगमगाना, उनकी सेहत पे सवाल होना और पॉपुलर माइंडसेट्स में नीचे जाना, ये एनडीए के लिए घाटा है, और दूसरा जो है वो तेजस्वी के लिए फायदा। आपने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम प्रोजेक्ट करना एक उलझन है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अभी चुनाव करीब आते-आते कुछ भी एक माहौल बनाकर बीजेपी उनकी बजाय किसी और को प्रोजेक्ट करे, कोई अपना नेता प्रोजेक्ट करे या कम से कम नीतीश को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट ना करे? देखिए, ये बहुत लाख टके का सवाल है और बड़े उलझन वाला चुनौती भी है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। उनको न रखे तो उसका नुकसान, उसको रखे तो भी उसका नुकसान। लेकिन मुझे ऐसा अंदर से लगता है, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, कोई न कोई तरकीब निकाला जाएगा जिसमें नीतीश जी रहे भी और ना भी रहे। कुछ तो नाटकीय निश्चित रूप से होगा। जनता दल यूं कहे कि वो एकदम फौलादी दीवार दीवार है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो फौलादी दीवार बचा है। उसमें भी धड़े हैं, अलग अलग नेता हैं, अलग अलग उनकी मतलब ताकत है। ये सारी चीजें हैं, उसमें पता नहीं क्या होगा। अब ऐसे तो नहीं कह देंगे कि मतलब हम इस पर कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से इतना तो जरूर कह सकते हैं कि कुछ नाटकीय होगा।
सर, चूंकि शुरुआत में हमने महागठबंधन की अलग-अलग पार्टियों के दावों की बात की और सीट बंटवारे पर हो रही खींचतान की बात की, तो ये महागठबंधन की, ये एनडीए में भी चल रहा है। जीतन राम मांझी जो हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि हमें अपने हिस्से की रोटी नहीं मिलती है गठबंधन के अंदर। चिराग पासवान पे वो परोक्ष रूप से तंज भी कस दे रहे हैं कि हम चुप रहकर काम करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी के साथ एक नीतीश कुमार फैक्टर तो जो है सो है ही, लेकिन ये छोटी पार्टियां भी एनडीए के सामने भी एक चुनौती है अपने गठबंधन को स्मूथली आगे ले जाने की। देखिए, जहां तक चिराग पासवान का है, जहां तक जीतन मांझी का है, मुझे बहुत बड़ी चुनौती जो है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए नहीं लगता। ये दोनों हम्म। मंत्री और इन पार्टियों को बहुत आसानी से संभाल लिया जा सकता है, और बीजेपी की ताकत और बीजेपी के तौर तरीके भी हमें पता है। जो मुश्किल मुझे क्या लगता है, जो अंदर से लगता है, हमको लगता है चिराग पासवान और मांझी को थोड़ा उनको आगे करके उनके द्वारा ज्यादा सीटें मांगने के लिए एक दबाव की स्थिति जो है पैदा की जा रही है, जिसमें बीजेपी का भी हाथ हो सकता है। क्योंकि उनको शायद ये लगता हो कि जो अगर जेडीयू ज्यादा सीटें मांगेगी, तो ज्यादा सीटें मांगेगी तो इस स्थिति में उनसे बार्गेनिंग करने में ठीक रहेगा कि भाई मेरे सामने ये है, मेरे सामने वो है। ये हम्म। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उनको। अ, बहुत ज्यादा ये मुश्किल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जो प्रॉब्लम होना है, तो अगर है भी वो प्रॉब्लम, वो फिर जेडीयू और बीजेपी के बीच में है, और हम्म। बीजेपी जेडीयू के साथ कौन तरकीब अपनाती है वो देखने लायक हो। ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है बीजेपी और जेडीयू का जो रिश्ता है। लेकिन बात प्रशांत किशोर की भी करना ज़रूरी है सर, जैसा हमने अभी कार्यक्रम में ही बताया अपने दर्शकों को कि अप्रैल महीने में सी वोटर का मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन, इस मुद्दे को लेकर जो सर्वे हुआ था उसमें प्रशांत किशोर की रैंकिंग नीतीश कुमार से ऊपर थी, वो नंबर 2 पर थे। हालांकि सर्वे लगातार हो रहे हैं और जीत हार से लेकर पसंद नापसंद की रैंकिंग्स ऊपर नीचे लगातार आ रही हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की एक वहां पर एक लोकप्रियता देखने को मिली थी। 1.5 साल से करीब प्रशांत किशोर अब जनता के बीच में है सर। जिस तरीके से वो ब्लॉक वाइज रैलियां कर रहे हैं, कम कहा जाता है, आप कुल मिला के पीके फैक्टर को इस चुनाव में कहां देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर मेरे गांव में भी आए और हम्म। रैली करने आए, मेरे गांव में। प्रशांत किशोर ने बहुत ही एक मैनेजमेंट की दृष्टि से अपने संगठन को खड़ा किया है बिहार। इसमें कोई शक नहीं है, और कोई ना कोई कार्यक्रम आदि आदि लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर, हो सकता है कि वो उनकी जो स्थिति हो वो वोट कटवा की हो, या फिर हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हो ही जाएगा, कि वो एक किंग मेकर उभर जाए हम्म। चुनाव के बाद। लेकिन अपने बलबूते उनकी मतलब शख्सियत उतना काम इस चुनाव में आएगी, इस पर मुझे शक है। ठीक है, वो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना जलवा थोड़ा उपचुनावों में भी दिखाया था, और हर चीज जो है उनका पूरा संगठित, उनका मीडिया संचालन, मीडिया कार्यक्रम, दिल्ली तक उनकी पहुंच है सारे मीडिया में, और और जो भी सोशल मीडिया है, और इसी इसी काम को वो करते आए हैं। तो इस लिहाज से तो बहुत आगे है वो, उस लिहाज से तो कोई और आगे नहीं। तो लेकिन क्या है कि जो जातीय समीकरण है, वो सारी चीजें हैं, और हर क्षेत्र में एक रिजेक्ट कैंडिडेट लेंगे ये बात पक्की है कि आपने कोई सिलेक्ट किया, दो पार्टियों ने, गठबंधनों ने, उसमें जो एक बचा तीसरा ताकतवर हो उसको ये करेंगे, तो ये एक वोट के समीकरण में इधर उधर करेंगे, बहुत सीटें लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी तक तो स्थिति ये है, लेकिन धीरे धीरे क्या, उन्होंने अपना पैर तो बिहार में पसार ही लिया है। तो हम इसी लिहाज से हम इनको देख पा रहे हैं।
पीके फैक्टर तीसरी फोर्स के तौर पर दोस्तों नजर आ रहे हैं, लगातार वो खबरों में भी बने रहते हैं। लेकिन जैसा सतीश जी ने कहा कि वो किंग मेकर बनेंगे या वोट कटवा, ये अभी शायद और आने वाले हफ्तों में तय होगा। आखिर में वही एक मूल सवाल, सतीश जी, आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाएं तो आप किसे जीतता हुआ पा रहे हैं, एनडीए या महागठबंधन? देखिए, मैं कुछ समय पहले आप ही के प्लेटफॉर्म पर कहा था कि हमें बराबर नजर आ रहे हैं, लेकिन वैसा मुझे महसूस हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान तो प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से बिहार से ही किया था। हम्म। और ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला भाग हुआ, उसके बाद जितनी लोकप्रियता में इजाफा होना चाहिए था बीजेपी को, शायद उतना नहीं। दूसरा, जो ये जातीय जनगणना की बात भी केंद्र ने स्वीकार की है, तो बीजेपी का कोर वोटर अपर कास्ट बिल्कुल रहा है। मैं नहीं कह रहा कि बाकी नहीं देते, वोट देते हैं, लेकिन अपर कास्ट उनका कोर मेंटल है, न्यूक्लियस था अब तक। वो उसमें थोड़ा सा कुछ उलझन पैदा हुआ। तीसरा ये है कि जो नीतीश वाला फैक्टर है, वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है, और कोई भी चीज इधर उधर होगी तो फिर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूं, बाय डिफॉल्ट बिहार देखिए बहुत बेरोजगार प्रदेश है, बहुत गरीबी है, बहुत पलायन है, त्राहिमाम है। वो लोग जो ऐसे लोग होते हैं, वो वोटर जो है वो खिलाफ में वोट देता है। आप ये समझ लीजिए, उसको हम्म। कुछ नहीं मिल रहा है तो खिलाफ में वोट देता है, सीधी सी बात है। वो पक्ष में वोट बहुत मुश्किल है देना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी जैसी जैसी घटनाएं हुई हैं और चीजें आगे बढ़ रही हैं, अब तक तो स्थिति यही लग रही है कि बाय डिफॉल्ट ही सही, महागठबंधन निश्चित रूप से थोड़ा सा आगे निकल गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग बारीकियों के साथ विश्लेषण सतीश जी ने किया कि एनडीए के सामने काफ़ी चुनौतियां हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार की का जो गठबंधन है एनडीए, एक के बाद एक कई चुनौतियां हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन की स्थिति भी ये नहीं है कि भैया जामुन के पेड़ के नीचे मुंह खोलकर खड़े हो गए तो जामुन मुंह में ही आकर गिरेगा। उन्हें भी अपनी कोशिशें और अपने एफर्ट्स करने होंगे। जैसा सतीश जी ने कहा कि तेजस्वी यादव उस तरह से ज़मीन पर एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, आने वाले हफ्तों में उन्हें होना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प और हमें एक बड़ा कांटे का देखने को मिलेगा। ये बात फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन महागठबंधन के लिए अच्छी खबर, सतीश जी का मानना है कि आज की तारीख में वो थोड़ा आगे नजर आ रहे हैं। सतीश जी हमारे साथ जुड़ने, बिहार की पूरी राजनीति पर, चुनावों पर ये अपनी बारीकियों के साथ अपना विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। दोस्तों, नमस्कार।